तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च भारत क्यों मायने रखता है या इसी को कहेंगे व्हाट भारत मैटर्स, ये बुक है और इसको किसने लिखा है, प्रश्न ये है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, जो कि आप जानते हो हमारे कौन है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। और इन्होंने ही अभी अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मायने रखता है। और इसे कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया, तो दुबई में जो मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है वहीं पे इस बुक को लॉन्च किया गया। ये बुक बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की उभरती भूमिका पर केंद्रित है। अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी एक बुक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, मैं आपको शो भी कर रहा हूं, वहां पे इनकी एक बुक पूछी गई थी कि इसमें से कौन सी बुक सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये बुक इनकी 2020 में आई थी और अब ये 2024 में इनकी एक बुक आई है वाई भारत मैटर्स। तो ये आप जरूर से याद रखना क्योंकि इनकी एक बुक ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा 2024 की कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, बुक्स एंड ऑथर। तो मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसको लिखा तरुण चुग ने। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नाम की बुक को लिखा कल्पना शंकर ने, लॉन्च किया सौम्या स्वामीनाथन। भीम सिंह ने भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी है। परिमल नाथवानी कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी। प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम से बुक लिखी। डॉक्टर आर बारा सुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। कुलदीप गुप्ता फ्रॉम टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम से बुक लिखी। अनिल रतुड़ी खाकी में स्थित प्रज्ञा मदर मेरी कम्स टू मी, ये मेमोयर है, एक तरह से आप ऑटोबायोग्राफी कह दो। इसको अरुंधति रॉय ने लिखा है, ये अगले साल आएगी। बॉब वुडवर्ड इन्होंने लिखी है वॉर नाम से बुक। और पॉलिटिक्स के 5 दशक, इस पुस्तक को लिखा है सुशील कुमार शिंदे ने। तो यहाँ पे मैंने आपको 10-11 बुक्स और रिवाइज करवाई है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा हर साल 16 नवंबर को। तो हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस बार की थीम भी है, क्या है थीम? प्रेस का बदलता स्वरूप, द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। अच्छा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय प्रेस परिषद की, तो इसकी स्थापना होती 1966 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। आपको याद है ये तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हो गया। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है, वो 3 मई को होता है। और एक इंडेक्स भी आपको याद आएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस बार जो ये इंडेक्स आया था इसमें भारत की रैंक 159 है और टॉप पे नॉर्वे है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। अच्छा, वैसे 16 नवंबर को एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये भी ध्यान रखना। अभी वैसे नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो आपको याद आएगा 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था। 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 10 नवंबर को ही विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में हमने मनाया। इन नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूं, उनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो इनका संबंध किस खेल से, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा टेनिस। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं प्रजनेश गुणेश्वरन, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको बता दूं उन्होंने 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें ब्रोंज जीता था भारत के लिए। अच्छा, इस साल 2024 लगभग खत्म होने वाला है, 1-1.5 महीना बाकी है। तो मैं आपको बताता हूं इस साल में किन किन भारतीय प्लेयर्स ने अभी अपने खेलों से संन्यास ले लिया पूर्ण रूप से और उनका संबंध किस खेल से है।
तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, एग्जाम में एज ए स्टैटिक पूछा जा सकता है कि खिलाड़ी का नाम दे देंगे, इनका संबंध किस खेल से, ये पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। जैसे कि देखो, क्रिकेट में बात करें तो शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव। अच्छा, एक और क्रिकेटर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, मैंने यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में वो कौन से खिलाड़ी हैं। बाकी बैडमिंटन में बी साई प्रणीत, टेनिस में एक तो रोहन बोपन्ना और एक आज हमने पढ़ा प्रजनेश गुणेश्वरन, फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में PR श्रीजेश और रानी रामपाल का नाम भी यहाँ पे नोट करना। वहीं रेसलिंग में विनेश फोगाट ने और जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर। इन सभी ने इस साल अपने खेलों से संन्यास ले लिया है। तो सब मैंने आपको बता दिया है, पूरे साल भर का बता दिया है कि किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया और उनका संबंध किस खेल से है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? या यूं पूछ सकते हैं, बाली यात्रा उत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो उसका सही उत्तर तो हो जाएगा उड़ीसा में। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, SSC के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, बाली यात्रा उत्सव कहां पे मनाया जाता है? तो वही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो देखो, इसे बाली यात्रा या बाली यात्रा दोनों तरह से पूछा जा सकता है। आप कह सकते हो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर है, यानी कि एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से ये एक है और ये अभी उड़ीसा के कटक जिले में शुरू हुआ है। ये उत्सव उस दिन की याद में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक इंडोनेशिया के बाली, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप और श्रीलंका जैसे देशों की यात्रा पर जाते थे। तो इन यात्राओं का उद्देश्य था व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार करना। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में कि बाली यात्रा उत्सव का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है। अब देखो, वैसे तो उत्सव महोत्सव वाले प्रश्न होते हैं, तो हर बार मैं आपको 2024 के जितने भी फेस्टिवल्स हमने पढ़े होते हैं वो मैं आपको रिवाइज, कल ही मैंने आपको इस तरह के सारे फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रिवाइज करवाए थे। तो आज एक काम करते हैं, उड़ीसा राज्य आया है तो उड़ीसा में आपको ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं रघुवर दास। यहाँ का राजकीय पशु सांबर, डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का और पुष्प है अशोक फ्लावर। यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध आपको यहाँ मिलेगा महानदी पर, इंद्रावती बांध मिलेगा इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप ये नाम हो गया है व्हीलर द्वीप का, ये ध्यान रखना। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। जो यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, उसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। उड़ीसा के ही कुछ उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया जो आज हमने पढ़ा, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदरा महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व, धनु यात्रा उत्सव हो गया। ये सब उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। कुछ करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊं तो एक तो आपको याद होगा उड़ीसा की काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी ये शुरू हुई और लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना यहाँ शुरू हुई। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष ये बनी सुरमा पाड़ी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यहाँ शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क यहाँ पे खोजा गया था। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च किया लीसा नाम से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना शुरू हुई थी। यहाँ कपिलेश्वर मंदिर आपको यही मिलेगा भुवनेश्वर में और अभी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। स्वयं योजना शुरू हुई। देश का पहला राइस ATM आपको मिलेगा भुवनेश्वर में और उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। यहाँ पे सुभद्रा योजना भी शुरू हुई थी। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला ये तीसरा राज्य बना था उड़ीसा। पहले दो हैं केरल और बिहार। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया था भुवनेश्वर में ही। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय ग्रुप यानी कि PVTG ग्रुप बना था, यूं कह दो। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा ये शुरू की थी उड़ीसा के कलिंग नगर में।
इसके अलावा एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया प्रत्यक्षा रे को, ये उड़ीसा की तैराक है। ग्रामोदय योजना यहाँ शुरू हुई थी। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो उड़ीसा। दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल शुरू हुआ पुरी उड़ीसा में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया या मनाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट प्रश्न हमने पढ़ा था उड़ीसा से, भुवनेश्वर में। तो ध्यान रखना, उड़ीसा से सारे इंपॉर्टेंट इस साल के करंट अफेयर्स भी मैंने आपको रिवाइज करवाए यहाँ पे। अगला प्रश्न भी देखते हैं, और अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले जो अगर यहाँ पे पहली बार नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा इन सभी क्वेश्चंस का, और साथ में जो एक्स्ट्रा मैं आपको रिविजन शीट्स करवा रहा हूँ उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री होता है, ये डिटेल्ड पीडीएफ है अपना, बिल्कुल फ्री होता है। कहाँ मिलेगा? लेकिन अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाकर के आप क्रिक एग्जाम टाइप कीजिए, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और पीडीएफ ही नहीं, डेली यहाँ पे क्विज भी अपलोड होती है, जो आपका टेस्ट लेता हूं मैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी आप जारी, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है ताकि चीजों को हम भूले ना, कम से कम एग्जाम टाइम तक। तो क्विज और पीडीएफ दोनों आपको मिलेगी अपनी क्रिक एग्जाम पे, बिल्कुल फ्री होती है, चिंता ना करें। बस अगर करना है तो इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जोल जीबी मेला 2024 का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने ही पिथौरागढ़ में जोल जीबी मेले का उद्घाटन किया है, और इसे एक अमूल्य विरासत बताया जो कि भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। कुछ और मेले में आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन होता है हर बार हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में, और माघ मेला प्रयागराज में। बाकी झिंगा मेला पंजाब में, लक्की मेला ये राजस्थान के सीकर में, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, और एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसे आहार कहते हैं, ये नई दिल्ली में हुआ इसका आयोजन। बाकी हेमिस गोम्पा मेला लगा लद्दाख में। अंबुबाची का मेला लगता है असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में, ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ 4 स्थानों पे लगता है कुंभ मेला, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचंडी मेला मेरठ में, और सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले अक्सर न्यूज में रहते हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में दिल्ली के बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 20 फुट। तो अभी दिल्ली के बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर, जो अभी हमने 15 नवंबर 2024 को मनाई, तो उनकी जयंती पर उनकी 20 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। इसकी ऊंचाई तो 20 फुट हो गई, इसका कुल वजन की बात करेंगे तो 3000 किलो की है ये। आपको याद होगा अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, अभी दिल्ली में ही सराय खालो खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया था। अभी बिरसा मुंडा जी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं एक आध दिन से लगातार, आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी 15 नवंबर को उन्हीं की जयंती होती है, और उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। और मैं आपको बता दूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई के बल्लोपुर में उनकी 150वीं जयंती पर 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मोदी जी ने अभी बिरसा मुंडा जी के नाम पर 150 रुपए के सिक्के का और 5 रुपए के स्मारक डाक टिकट को जारी किया। ये भी याद रखना, सिक्का कितने का? 150 का, और डाक टिकट 5 रुपए का, उनके नाम पर, बिरसा मुंडा जी के नाम पे। उसके अलावा उन्होंने श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी अनुसंधान केंद्रों का भी उद्घाटन किया। मोदी जी ने भी बिहार के दरभंगा में एम्स की भी आधारशिला रखी है। ये पॉइंट मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसके लिए अलग से प्रश्न नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। बिहार के दरभंगा में एम्स का उद्घाटन किया इन्होंने, मतलब आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन। और बिरसा मुंडा जी से मैं आपको क्या बता सकता हूं कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो आपको उड़ीसा में मिलेगा, और उसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रख दिया गया, ये याद रख लो। उसके अलावा इनके ऊपर एक बुक आई थी, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, आलोक चक्रपाल ने लिखा था, जिसको लॉन्च किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं।
वैसे ये जो प्रश्न था ना प्रतिमा स्टैच्यू के ऊपर था, और मैंने आपको बिरसा मुंडा जी से संबंधित अभी जो भी खबरें न्यूज में थी वो यहाँ पे एक साथ आपको रिवाइज करा दिया। चलो वैसे स्टैच्यू वाला प्रश्न है तो बहुत दिन हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज में आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम आर.के. षणमुखम चेट्टी। नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया डॉक्टर बिमल पटेल ने। तेलंगाना के हैदराबाद में अंबेडकर जी की बी आर अम्बेडकर जी की स्टैचू लगाई गई थी जिसकी हाइट 125 फुट और उसके वास्तुकार है रामवी सुतार। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये केम्पेगौड़ा जी की जो स्टैचू है उसी को कहते हैं, जो बेंगलुरु में स्थापित की गई 108 फुट ऊंची है। भगवान शिव जी की स्टैचू को स्टैचू ऑफ बिलीफ कहते हैं, जो आपको मिलेगी राजस्थान के नाथ द्वारा में। ऊंचाई है 112 मीटर की। स्टैचू ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर जी की ही स्टैचू को कहते हैं, जो आपको महाराष्ट्र के लातूर में मिलेगी, 70 फुट ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू को कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 216 फुट। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है सरदार पटेल जी की स्टैचू को कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। 182 मीटर ये ऊंची है, जो आपको मिलेगी ये केवड़िया गुजरात में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई थी नई दिल्ली में, 28 फुट ऊंची है। राधा कृष्णन ने इसका बनाया था, निर्माण किया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, चलो आप मुझे बताओ अभी इनके पास कौन सा मंत्रालय है। तो जब ये वहां के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो इन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था और उसको नाम दिया था समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी अमेरिका के मैरीलैंड में, 19 फुट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया और इसके वास्तुकार है रामवी सुतार। अयोध्या में रामलला की मूर्ति जिसकी हाइट है 51 इंच, उसको बनाया था अरुण योगीराज ने, और अयोध्या मंदिर का डिजाइन तैयार किया था चंद्रकांत बी सोमपुरा ने। उसके अलावा बताओ अभी किस देश में हनुमान जी की स्टैचू, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनियन, ये स्थापित की गई? अमेरिका में, अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची है ये। असम में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा ये स्थापित की गई, जिसका नाम है शौर्य की प्रतिमा। और अमेरिका के टेक्सास में ही हनुमान जी की, ये तो हमने ऊपर देख लिया, वही पॉइंट है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज मैंने एक साथ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दी है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, ये आप जानते ही हो, और हमारी महिला टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, जिनको अभी दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया है। वैसे तो टोटल पूरी दुनिया से टोटल 4 खिलाड़ियों को खेल राजदूत स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया गया, पर उनमें से 2 भारतीय हैं, तो ये नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सानिया मिर्जा से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो भी मैं आपको कराता हूँ कि WTA युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला टेनिस प्लेयर कौन है? तो वो यही है सानिया मिर्जा। तो याद रखना प्रश्न क्या है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इनको दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का अभी खेल राजदूत स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया गया, इतना सा याद रखो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो देश में पैरा एथलीटों को ट्रेनिंग देने के लिए ये दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये स्थापित किया जाएगा लेह लद्दाख में। और जो अगले जो आपके पैरालंपिक्स होंगे 2028 में होंगे ना लॉस एंजल्स अमेरिका में, तो उसके लिए यहाँ पे खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। तो याद रखेंगे दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई पर जो पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है कहां पर स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में। अच्छा, मैं आपको लद्दाख की ले चलता हूं। तो ये रहा लद्दाख, कैपिटल इसकी लेह और कारगिल होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा है। ये भी यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिल चुका है, लद्दाख के हैं। पश्मीना ऊन हो गया, सिबक थॉर्न और रक्त से खुबानी ये यहाँ के फ्रूट्स हैं, और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को GI टैग मिला था। कुछ फेस्टिवल्स मैं आपको यहाँ से करवाऊं तो लोथर फेस्टिवल होता है, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, जांस्कर फेस्टिवल, हेमिस गोम्पा फेस्टिवल और दोस्मोचे फेस्टिवल। आपको याद होगा भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्यूमा में। यहाँ पे 5 नए जिले बनाए गए हैं, उनके नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग।
भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया था? लद्दाख में प्रश्न आया था एग्जाम में। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोनेथॉन 2 आयोजन किया था लद्दाख में ही। और लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की जाएगी जिसका नाम होगा मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया है। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। तो लद्दाख से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो अभी नवंबर में ही अमेरिका की फॉर्च्यून मैगजीन ने पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 की लिस्ट को जारी किया है और इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी। वो इस लिस्ट में 12वें स्थान पर हैं और इस लिस्ट में टॉप पर एलन मस्क हैं जो कि टेस्ला के या कह दूं स्पेस एक्स के या कह दूं ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये जो द फेबल है ये मनोज बाजपेयी की फिल्म है जिसने अभी 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राम रेड्डी। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये एक वार्षिक फिल्म फेस्टिवल है जो कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और अवार्ड्स हुए थे जहां पे बेस्ट फिल्म कौन सी रही वो मैं आपको बताता हूं। अभी जो आईफा अवार्ड्स हुए थे ना 2024 में, पहले तो ये याद रखना भी 2024 वाला इसका 24वां संस्करण था जो कि अबू धाबी में हुआ, और अगला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि इसकी सिल्वर जुबली होगी 25वां संस्करण, ये राजस्थान के जयपुर में होगा। ये इसके इतिहास में दूसरा मौका होगा जब इसको भारत होस्ट करेगा, मतलब भारत में ये होगा। तो इसमें बेस्ट फिल्म अभी रही थी एनिमल, ये याद रखना। उसके अलावा अभी 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई थी, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था अट्टम को, और बेस्ट हिंदी फिल्म पूछोगे तो गुलमोहर। वहीं दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बात करेंगे तो इसमें बेस्ट फिल्म जवान रही थी। वैसे बेस्ट फिल्म इन क्रिटिक्स में बात करेंगे तो 12th फेल रही थी। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 81वां संस्करण था, इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ओपेनहाइमर। और ऑस्कर अवार्ड्स 2024 वाले 96th एडिशन था, उसमें भी बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर थी। और उससे पहले जो बाफ्ता अवार्ड्स हमने पढ़े थे 2024 के 77 नंबर का एडिशन था, उसमें भी बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर थी। तो इस तरह से जो भी इस साल हमने जो अवार्ड्स पढ़े थे उनमें सब में बेस्ट फिल्म कौन सी थी वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर याद दिला दूं, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। क्विज और पीडीएफ मैंने बना दिए, वीडियो जैसे ही अपलोड होता है उसके 5 से 10 मिनट के अंदर आपको क्विज वगैरह पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहीं पे आपको मिलेगी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था 2024 फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी का आयोजन हुआ कहां पे? नई दिल्ली में। फिर पूछा अभी किस राज्य ने आए और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे नाम से एक पहल शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? नंगली किठौर। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के सराय खालो खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया? दिल्ली। और पीएम मोदी ने कहां पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। और अभी हमारे विदेश मंत्री जी ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहां पे किया? यूएई में। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपए के ऋण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। और यूएन हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्तरता पुरस्कार जीतने वाले भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। उसके अलावा किसने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया? तमिलनाडु। और आखिरी प्रश्न था वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज यूपीआई किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो एक्सिस बैंक। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा निकिता पोरवाल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।